मेरे लिए तो बस यही पल हैं हंसी बहार के। तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के। कॉलेज का ज़माना याद आ गया। यूं ही कहीं भी बैठ जाते थे और इस गीत को जब भी कभी हम गाते थे तो बस इतनी साफ शफाफ आवाज़ रफ़ी साहब की याद आती थी और शेर रोमांस। जाग दिले दीवाना रुत जागी वस्ले यार की, बसी हुई जुल्फों में आई है सबा प्यार की। ये सुबह का गाना, सुबह सुबह। और शाम को एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। कहीं बेख्याल हो कर यूं ही छू लिया किसी ने, तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे। भाई बेहोशी का आलम है। आज 31 जुलाई है और ये बरस 2020 है। बारिश हो रही है, खूब बरस रही है, वही बारिश जो उस दिन 31 जुलाई 1980 को भी बरस रही थी। और याद आ रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। तो मैंने पिछले बरस सोचा कि इतना दीवाना हो चुका हूँ मैं उनकी आवाज़ का, तो बार बार मैं पढ़ा करता हूँ कि कोटला सुल्तान सिंह में मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म हुआ था, जो अमृतसर के पास है। तो पिछले बरस अप्रैल के महीने में मैं अमृतसर गया और जो वहाँ के ख़ास जगह हैं उनके बाद में एक सुबह मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि भाई देखो, आज मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्म स्थान जाना है, बताओ तुम्हें मालूम है? वो कहता जी ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। तो बस वहाँ से जो शुरुआत की कार से चलने की, 30 किलोमीटर के करीब जा कर के लगभग एक जगह मजीठा के नाम से आती है और फिर वहाँ से आप राइट को मुड़ जाते हैं और थोड़ी दूर जा कर के आपको दिखाई देता है एक छोटा सा हरा बोर्ड लगा हुआ, कोटला सुल्तान सिंह। तो कोटला सुल्तान सिंह में पहुँच गया और मैंने सबसे पहले उस ज़मीन को छुआ और नमस्कार किया, क्योंकि मेरे हिसाब से वो हम लोगों के लिए इतनी पवित्र ज़मीन है जिस पे कभी मोहम्मद रफ़ी साहब दुनिया में पधारे थे। कोटला सुल्तान सिंह में जैसे जैसे मैं आगे जाता रहा, एक स्कूल मिला जो पब्लिक स्कूल है, वहाँ एक स्टैचू लगा हुआ था मोहम्मद रफ़ी साहब का, और वहाँ के चौकीदार से भी मेरी बातचीत हुई जो काफ़ी बुज़ुर्ग थे। फिर उसने मुझे बताया कि आप पुराने स्कूल में जाओ जहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब कभी पढ़ते थे। तो मैं पुराने स्कूल में गया, वहाँ मुझे हेड मास्टर साहब मिले, उनसे बात हुई, बहुत ही अच्छे थे और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने मुझे वो स्कूल घुमाया, वो कमरा दिखाया जहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब बैठते थे, वो जगह दिखाई जहाँ वो दोस्तों के साथ बैठ के गाते थे। मुझे वहाँ पे वो जो चौकीदार थे बुज़ुर्ग, उन्होंने कहा भाई हमारे दादा परदादा बताते हैं कि फीको के नाम से बुलाए जाते थे रफ़ी साहब को, और कुछ जानवर चराने होते थे तो दोस्त कहते थे ओ तो फीको ऐसा कर कि तू हमें गाने सुना दे, हम तेरी जगह जाके जानवर चरा देंगे। आज मैं सोचता हूँ वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा वो जानवर भी चराता था, वो गाने भी गाता था, वो उसके वकील के पीछे भी चला जाता था और सबकी ज़िंदगी में एक रौनक लेकर आता था।
वो छोटा सा बच्चा। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे वो एग्जैक्टली जगह बता दीजिए। मैंने हेडमास्टर साहब से कहा वहाँ तक मुझे जाना है, जो उस घर तक। कहते वो घर तो अब नहीं है, वो ज़मीन है जिस ऊपर एक अलग घर बना हुआ। तो वो सज्जन वहीं बैठे हुए थे जिनका वो घर था, वो भी उस स्कूल से कोई ताल्लुक़ रखते थे। तो मैंने कहा कि तो क्या चलिए, गए वहाँ पे जा कर के। उस ज़मीन पे मैं जब पहुँचा जहाँ पे कभी मोहम्मद रफ़ी साहब का घर होता था। 1924 में रफ़ी साहब दुनिया में आए, लेकिन 1935 में उनका परिवार वहाँ से शिफ्ट होकर के लाहौर चला गया था। तो वो उस जगह पे खड़े हुए मैं ये सोच रहा था, वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा, मैं उसके पाँव के निशान ढूंढ रहा था, जो कभी इन गलियों में कभी इधर कभी उधर कभी किधर घूमता होगा। मोहम्मद रफ़ी साहब के उस जन्म स्थान पर जाकर मुझे यूँ लगा जैसे मैं एक पवित्र नगरी में पहुँच गया हूँ, एक जगह पहुँच गया हूँ, क्योंकि वो बहुत ही सादा इंसान थे। मैंने जितने लोगों से सुना उनके बारे में वहाँ, चूँकि उस पीढ़ी का तो कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि ये पिछले बरस की बात है, यानी 2019 की बरस की बात है। अगर बुज़ुर्ग कोई था भी 75-80 बरस का, तो उससे तो बहुत पहले की बात है जब रफ़ी साहब का परिवार वहाँ से शिफ्ट कर गया था। वहाँ जाकर के मुझे बड़ी तसल्ली हुई, और मैं रफ़ी साहब के घर के बाहर भी, मतलब जहाँ उनकी ज़मीन थी, जहाँ घर होता था, और उस स्कूल में भी बहुत देर तक बैठा रफ़ी साहब को याद करता रहा। आज रफ़ी साहब बहुत इसलिए भी याद आ रहे हैं कि आज ही का दिन था, 31 जुलाई का दिन, वो बरस 1980 था। मेरा ख्याल है कि मुनासिब वक्त है, जो उनका ड्यू है वो उन्हें मिलना चाहिए। लता जी का हक़ था, भारत रत्न उन्हें मिला, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब का भी हक़ है, भारत रत्न उन्हें मिले। क्यों हर बरस गणतंत्र दिवस पे वो नाम हमें भारत रत्न में नहीं दिखाई देता, ये हमें बड़ा ताज्जुब होता है देखकर। क्यों ऐसा होता है? मुझे यकीन है कि किसी भी बरस आने वाले में हमें ज़रूर दिखाई देगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न हासिल हुआ है। ऐसे बाकमाल इंसान जो दोस्ती निभाते थे, ऐसे बाकमाल इंसान जो गर्दिश वक्त में भी मुस्कुराते थे। मतलब उस शख्स का कमाल ये है कि आप उनकी तस्वीर कभी भी संजीदा देख नहीं सकते, आप उन्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखते हो। और 55 बरस की उम्र में रुखसत हो जाना उनका कितना दुखदाई था। मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। मुझे दरअसल उस गांव में घूमते घूमते ये महसूस हो रहा था जैसे कहीं से रफ़ी साहब की आवाज़ आ रही है। ये तसव्वुर की दुनिया थी जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। कहीं से रफ़ी साहब की आवाज़ आ रही है, मैं नहीं भी रहा तो क्या हुआ, मेरे गीत हैं, मेरे गीतों को सुनो, और आज जैसे तुम मुझे याद कर रहे हो, मुझे याद करो। मुझे ये भी अच्छा लगा, वहाँ गांव में बताया गया कि रफ़ी साहब की सालगिरह पे बाकायदा वहाँ बच्चों को मिठाइयाँ खिलाने के लिए कुछ लोगों ने ज़िम्मेदारी ली हुई है। वो 24 दिसंबर को भी जाते हैं रफ़ी साहब को याद करते हुए, 31 जुलाई को भी वहाँ जाकर के उन्हें याद किया जाता है। गांव ने कम से कम इतना ज़रूर किया है कि उसको एक हेरिटेज माना हुआ है वहाँ के लोगों ने। और जब बाहर से कोई जैसे हमारे जैसे अजनबी जाते हैं तो वहाँ के लोग, वैसे भी आप जानते हैं कि पंजाब के लोग बहुत ही कमाल के होते हैं, और वो बहुत एक फ़राक दिल किस्म की आपको भेंट करते हैं सोच। तो जब मैं वजह आइए जी, अच्छा मैं बताना जी, मैं दसदा जी इत्थे जी, फिर इस हा, क्योंकि मैं तो ख़ुद पंजाब में पैदा हुआ था, और मुझे वहाँ जाकर के ऐसा लग रहा था कि कहीं हम सोलमेट्स हैं। संगीत में मेरी इस कदर दिलचस्पी, और जैसे कि मैंने बताया मुकेश साहब से मैं मिल पाया था 1973 में शिमला में, लेकिन रफ़ी साहब से मिलने का कोई रास्ता कभी बना नहीं। रफ़ी साहब बहुत जल्दी दुनिया से रुखसत हो गए। आज हम उनके गीतों को सुनते हैं, और उन गीतों में कितना कुछ है। मतलब ये वो गीत थे, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी। मतलब ये जो उनकी सोच है, शैलेंद्र जी जो गीत लिखते थे उनके अंदर तो एक फ़लसफ़ा हमेशा ही होता था, और मोहम्मद रफ़ी साहब उन गीतों को जब गाते थे वो अपने ढंग के अलग ही गीत होते। आज भी जब भी कभी पूर्णिमा के चांद के दिन में कहीं भी होता हूँ, चाहे मसूरी में
चाहे मैं धनौल्टी में या ऊटी में या मैक्लोडगंज में या मनाली में, कहीं भी जब मैं फुल मून देखता हूँ तो कैसे भूल सकता हूँ। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो, क्या बात थी, क्या गीत बनते थे। मैं ज़्यादातर बेंगलोर वक्त बिताता हूँ और मैं वहाँ अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ मिलता हूँ, तो वो हमेशा रफ़ी साहब की बात, हमारे मूर्ति जी जो हैं अमंग्स द फाइनेस्ट फिल्मोफिल हैं, तो वो हमेशा रफ़ी साहब का जिक्र करते हैं, बहुत सी डिटेल उनके बारे में देते हैं। और हमारे बीजी राज साहब तो प्रोग्राम्स जो करते हैं उसमें रफ़ी साहब को हमेशा याद करते हैं। उधर बॉम्बे में बीनू नैयर साहब ने तो कमाल ही किया, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया। विनोद शाह साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वहाँ पर, मेरे ख्याल से विनोद देसाई साहब, उनके पास इतना कलेक्शन है रफ़ी साहब का कि, और इधर दिल्ली में अरुण गौतम। तो मुझे ये बड़ा कमाल लगता है कि इतने बरस बीत जाने के बाद भी रफ़ी साहब के विरसे को ज़िंदा रखे हुए हैं, ताबिंदा रखे हुए हैं बहुत सारे शनासा। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। हम लोगों को, वो चाहे किसी भी उम्र के हों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी अपनी हेरिटेज है, हमारा अपना विरसा है, हमारे अपने कलाकार हैं। दुनिया भर के कलाकारों को हम कबूल करते हुए ये कभी ना भूलें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को इतना सुरीला बनाया, और उसमें रफ़ी साहब का नाम बहुत ऊपर आता। कितने गाने उन्होंने गाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर महज नंबर ही होते हैं, लेकिन जो काम वो कर गए वो अपने ढंग का अनूठा ही काम है। तो ये दिन, वो दिन, मैं 24 दिसंबर को भी उनके बारे में बात करता हूँ, मैं 31 जुलाई को भी बात करता हूँ, मैं जहाँ मौका मिलता है उनके बारे में बात करता हूँ। बस इतना ही कहा करता हूँ कि तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार की। वो ज़माना सच था, ये ज़माना तसव्वुर का है। वो ज़माना था जब रूबरू कोई होती थी, और आज ख़यालों में कुछ ऐसी तस्वीरें बसती हैं, लेकिन ये गीत उतना ही लाफानी रहता है। कौन से गीत हैं, मतलब लता जी के साथ तो कमाल ही करते थे। मत वाली आँखों वाले वो अलबेले मस्ताने, दिल तेरा हो रहेगा गर तू इसे अपना ले। क्या क्या कमाल। और तीसरी मंजिल में आशा जी के साथ में, भाई मैं कितना जिक्र करूं उनके बारे में, मैं तो इतना बोल चुका हूं, लगभग 1 घंटे की तरफ जा रहा है मेरा पूरा ख्याल जो है, और मैं उन्हें बहुत याद करता हूं, उसी तरह जैसे दुनिया उन्हें बहुत याद करती है। उनके परिवार के लिए हम दुआ करते हैं कि इस हेरिटेज को वो बचा के रखें। हम ये भी दुआ करते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब की याद को बचाए रखने का बहुत ही खूबसूरत तरीका है, जब मैं बेंगलोर में या अन्य जगहों पर नौजवानों को गाते हुए देखता हूँ स्टेज पे, और वो जो किस खुशी के साथ में गा रहे होते हैं गीतों, जैसे गोविंद कुरनूल बेंगलोर में कमाल करते हैं, और उनको जब मैं गाते हुए देखता हूँ, मैं मानता हूँ कि रघु झा जो हैं उनको भी मैं कई बार गाते, रफ़ी साहब के गीतों को गा, ये नौजवानों के अंदर तो वो एक ऐसी मोटिवेटिंग फैक्टर हैं रफ़ी साहब। आज सुबह सुबह इतना कुछ मैंने जो सोचा समझा, हमारे सीनियर सिंगर राम नागराज साहब किस तरह से गाते हैं उनके गीतों को, उधर कौशिक जी हैं, ये नौजवान जो हैं ये बहुत कमाल कर रहे हैं बेंगलोर के अंदर, और मुझे यकीन है कि ये कमाल हमेशा बना रहेगा। तो आज का दिन बड़ा खूबसूरत हमारे लिए इसलिए है कि आज हमारे दिल में एक याद है, और वो याद मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ी हुई है। आप सबके लिए बहुत दुआएं। दिन को शुरू करते हैं, बारिशाना दिन है और यादों का मौसम है। दुआएं दुआएं दुआएं, एक सुरीला एहसास लेकर हम दिन को शुरू कर रहे हैं। किस दिलकश जज्बे से हमारे दोस्त, अजीज़ दोस्त कमलजीत सिंह गालिब को याद करते हैं और उनका शेर पढ़ते हैं। हाँ वो नहीं खुदा परस्त जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीनों दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों। भाई चचा के भतीजे ही हैं कमलजीत, और उस दिन बेंगलोर में गा रहे थे हमारे
बड़े ही सुरीले दोस्त शास्त्री जी चंदन दास की गज़ल गा रहे थे। उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो। बात गली की जब चली तो रफ़ी साहब को कैसे भुलाया जा सकता है। मुझे ले चलो आज फिर उस गली में जहाँ पहले पहले ये दिल लड़खड़ाया। क्या दर्दीला गीत है, पूरा सुना जाना चाहिए। सावन का महीना ही ऐसा है कि इसमें यादें शदीद हो जाती हैं। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ। 3 कप तो चाय के पी चुका हूँ, सोचता हूँ कि चौथा कप भी चाय का पिए लेता हूँ और दिन को शुरू करता हूँ एक अजीब किस्म के एहसास को मन में लिए हुए। दिन खास है, मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ा हुआ। दिन आज ही का था, समंदर बरस रहा था बॉम्बे में, और वो इंसान जिसने पिछले इतने सारे बरसों से हम लोगों की जिंदगी को सुरीला बनाया हुआ था, वो दुनिया से रुखसत हो गया। यानी मोहम्मद रफ़ी साहब दुनिया से रुखसत हो गए। 31 जुलाई 1980 रात का वक्त था लगभग। यकीन नहीं आया किसी को। यकीन आता भी कैसे यकीन आता। 55 ईयर्स, नो एज टू डाई। 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए थे, पंजाब में, अमृतसर के पास। 31 जुलाई 1980 को रुखसत भी हो गए। बस 55 बरस। पूरा देश ही नहीं, दुनिया निशब्द रह गई। किसी को सूझ नहीं रहा था कि क्या बोले वो। मोहम्मद रफ़ी नहीं रहे, ये कैसे हो सकता है। लेकिन मौत का अपना एक अलग तरीका है। कोई कायदा कानून वो जानती नहीं। मोहम्मद रफ़ी वो इतना बड़ा नाम है। अगर फीमेल वॉइसेस की बात करते हुए हम लता जी की बात करते हैं, तो मोहम्मद रफ़ी अपने आप में वक्त के सीने पे लिखा हुआ एक हस्ताक्षर है। मोहम्मद रफ़ी कितने खूबसूरत दिन रहे होंगे वो। छोटा सा बच्चा एक उस गांव में जो रहता था, कोटला सुल्तान सिंह में, भाई बहनों के बीच, माँ बाप के साए तले, एक फकीर वहां से गुजरा करता था और वो फकीर वहां से गाता हुआ जाता था। खेडन दे दिन चारनी माए, खेडन दे दिन चार। ये गीत गाते हुए जाता था वो फकीर वहां से, और उसके पीछे पीछे चल देते थे मोहम्मद रफ़ी साहब, जो कि बहुत छोटे से बच्चे के रूप में सुरीले बहुत थे। सब जानते थे इस बात को। और कहां तक उस फकीर के पीछे वो चले जाते थे, चलते चले जाते थे। क्या जुनून था ये। मैं जानता हूं कि जुनून क्या होता है। 1964 में जब पहली बार मैंने गीत सुना, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिल्म दोस्ती का गीत, तो उस जमाने में एडवर्टाइजिंग का एक तरीका होता था, छोटे शहरों में खास तौर से। एक तांगा होता था, इस तांगे के आगे लाउड स्पीकर लगा दिया होता था, और लाउड स्पीकर पे फिल्मी गीत बजाकर बीच में गाने को रोक दिया जाता था, और वहां जो एडवर्टीजमेंट करना होता था वो किया जाता, उसके बाद फिर गाना लग जाता था। जब पहली बार मैंने सुना चाहूंगा मैं, तो मैं उस तांगे के पीछे पीछे हो लिया। मैंने स्कूल भी छोड़ दिया उस दिन, जिधर वो तांगा जाए, क्योंकि वो यही गाना लगाया जा रहा था बार बार, चाहूंगा मैं तुझे। मैं इस गाने से इतना मुतासिर हुआ। उसकी छोटा सा बच्चा मैं पीछे पीछे उस तांगे के चलता रहा। तो मैं समझ सकता हूं कि रफ़ी साहब का जुनून क्या रहा होगा, क्योंकि वो जो सुर थे वो रूह में उतर रहे थे मेरे। चाहूंगा मैं तुझे,
ऐसे महान कलाकार का इतना जल्दी रुखसत हो जाना दुखदाई तो था, इसमें कोई शक की बात नहीं। मोहब्बत से लोग उन्हें फीको भी कह देते थे। अब जिंदगी लाहौर में है और उस जमाने में एक बरगद का पेड़ है जिसके साए तले सारे सिंगर जो हैं वो अपनी अपनी पहचान जज्ब कर देते हैं, और वो हैं के.एल. सहगल साहब। के.एल. सहगल साहब तो वो गाते भी थे, अदाकारी भी करते थे। नौशाद साहब से तारुफ हो गया, उससे पहले बाकी म्यूजिक डायरेक्टर जैसे श्याम सुंदर साहब से अच्छी पहचान थी रफ़ी साहब की, और उनकी आवाज़ के कायल थे श्याम सुंदर साहब। लेकिन नौशाद साहब तो उस जमाने के महानतम संगीतकार थे। तो उन्होंने कहा भाई एक फिल्म बन रही है शाहजहां, और शाहजहां में के.एल. सहगल साहब का गीत है, लेकिन उसमें एक कोरस चाहिए। तो कोरस में हम कुछ सिंगर्स लेंगे, रफ़ी साहब आप उस कोरस में आ जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जो कोरस बन के तैयार हुआ तो उसमें के.एल. सहगल साहब आगे आगे गा रहे हैं, रूही 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 मेरे सपनों की रानी। अब जो कोरस है उसे सिर्फ इतना कहना है, मेरे सपनों की रानी। बस नींदें उड़ गई रफ़ी साहब की कि अरे हम तो के.एल. सहगल साहब के पीछे पीछे उनके साथ गा करके आए हैं। तो ये तो शुरुआत थी। और जी.एम. दुरानी साहब भी उस जमाने के बड़े सिंगर थे। तो गांव की गोरी फिल्म में एक गीत उन्हें मिल गया रफ़ी साहब को, अज दिल को काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी, अज दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी। भाई उस जमाने में देखो चॉइस तो कोई होती नहीं थी, जो गाना मिलेगा वो आपको गाना पड़ेगा। तो ये काबू में, इसमें बड़े मस्ती के साथ उन्होंने इस गीत को गाया। फिर एक फिल्म लैला मजनू आई, उसमें तेरा जलवा जिसने देखा, ये गीत भी रफ़ी साहब ने गाया। लेकिन जो असली पहचान उन्हें मिली वो थोड़ा सा जो उनका रंग बदला हुआ दिखाई दिया, तेरा खिलौना टूटा बालक 1946 की फिल्म थी, अनमोल घड़ी, महबूब साहब की फिल्म थी। यानी अब जो हमारा कलाकार है वो महबूब साहब तक पहुंच गया, अनमोल घड़ी। और उसके बाद 1947 में जुगनू के गीत ने तो कमाल कर दिया, और ये गीत भी उन्होंने मलिकाए तरन्नुम नूरजहां के साथ गाया था। यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। बस इस गीत से अब घर घर में पहचाने जाने लगे रफ़ी साहब। बंटवारा हो गया, बंटवारा बड़ा दुखदाई था, और बंटवारे के मुताबिक नूरजहां जी ने तय किया कि वो पाकिस्तान में रहेंगी, रफ़ी साहब ने तय किया कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे, और इस तरह से एक नई फेज उनकी जिंदगी में आ गई। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी दुनिया से रुखसत हुए तो सारा देश स्तब्ध रह गया। उसी वक्त में राजेंद्र किशन जी ने एक गीत लिखा और हुस्नलाल भगत राम जी ने उसकी धुन बनाई, सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू जी की अमर कहानी। ये बड़ा एक दर्दीला भी गीत था, इसमें जो बापू ने किया था देश के लिए सबका जिक्र था। पंडित नेहरू ने भी बुलाया रफ़ी साहब को, इस गीत को सुना, और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ये आवाज़ अपने आप में बहुत खूबसूरत है और ये तो हमारे देश का एक रत्न है। मोहम्मद रफ़ी साहब को इस तरह पहचान मिलनी शुरू हो गई। रफ़ी साहब अब आ चुके थे जुगनू के गीत के बाद। अब और जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, जिनमें नौशाद साहब तो सबसे ज़्यादा अहम माने जा सकते हैं। नौशाद साहब ने बैजू बावरा में उनकी आवाज़ का 1952 में बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल किया। वो दुनिया के रखवाले और मन तरपज हरिदर्शन को आज जब भी हम इन गीतों को सुनते हैं हम सलाम करते हैं नौशाद साहब को। रफली अराउंड 149 सॉन्ग्स उन्होंने दिए रफ़ी साहब को, जिसमें 81 सोलो थे। नौशाद साहब के जरिए मुगल आजम में जब वो गीत गाया रफ़ी साहब ने, मोहब्बत जिंदाबाद, वो तो लाफानी हो गया।
इस गीत की खूबसूरती ये थी कि नौशाद साहब ने एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ इसमें लगभग 100 के करीब कोरस सिंगर्स का भी इस्तेमाल किया था। 100। क्या रिकॉर्डिंग का तरीका रहा होगा। टेक्नोलॉजी तो अभी ढंग से आई भी नहीं थी 1960 में। क्या लोग थे। नौशाद साहब ने इस गीत में 100 के करीब कोरस सिंगर्स और रफ़ी साहब के साथ वो गा रहे हैं। रफ़ी साहब को एक और जो म्यूजिक डायरेक्टर बहुत पसंद थे वो बर्मन दादा थे, और बर्मन दादा के साथ रफली अराउंड उन्होंने 37 फिल्म्स की। प्यासा के गीत बड़े ही मशहूर हुए और कागज के फूल के उस दर्दीले गीत ने भी बड़ी पहचान पाई। लेकिन इधर जो देव साहब के लिए गीत गा रहे थे रफ़ी साहब, काला बाजार में, 9-11 में, काला पानी में, तेरे घर के सामने में, और गाइड वॉज अल्टीमेट, आराधना और अभिमान में भी गाया 1973 तक। उसके बाद बर्मन दादा दुनिया में से रुखसत हो गए 75 आते आते। एक जोड़ी जिसने 1950 से ही जता दिया था कि वो सबसे अलग है, उनकी निगाहों से कैसे बच सकते थे रफ़ी साहब। क्योंकि रफ़ी साहब की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो ये देखते थे सबसे पहले ये किसके लिए गीत गाया जा रहा है। अगर ये गीत देवानंद साहब के लिए है, अगर ये दिलीप साहब के लिए है, इवन राज कपूर साहब के लिए। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं, आवारा में बहुत कम गीत गाए हैं उन्होंने, लेकिन वो उसी अंदाज में अपनी आवाज को ढाल लेते थे। ये करिश्मा अकेले रफ़ी साहब का ही था। शंकर जयकिशन के साथ तो उनके इतनी अच्छी दोस्ती थी कि बड़े प्यारे प्यारे गीत, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को और बहारू फूल बरसाओ नेशनल सॉन्ग्स बन गए थे ये तो। और बाद में ब्रह्मचारी में दिल के झरोखे से, और वो जो जंगली का गीत है याहू वाला, वो तो कमाल है। वो एक ट्रेंड सेटर गीत था। इसी दौर में कुछ ऐसे हालात भी बने कि जिसमें किशोर कुमार साहब भी अपना रास्ता बना रहे थे धीरे धीरे, और उस धीरे धीरे रास्ते में बनते बनते उन्होंने क्या किया कि एक फिल्म शरारत बन रही है, उसमें पर्दे पे मौजूद हैं किशोर कुमार साहब, और उसमें प्लेबैक दे रहे हैं रफ़ी साहब। अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी, तो किशोर साहब के लिए भी प्लेबैक किया रफ़ी साहब ने, और आगे जाकर के फिर नैयर साहब ने भी मन मोरा बावरा, किशोर कुमार पर्दे पे हैं और रफ़ी साहब उनके लिए गा रहे हैं। वो दौर ऐसा ही था। लगभग 341 गीत गाए रफ़ी साहब ने शंकर जयकिशन के लिए, जिसमें 216 सोलो थे। क्या कमाल की फिल्म। बसंत बहार, प्रोफेसर, जंगली, सूरज, ब्रह्मचारी, इवनिंग इन पेरिस, लव इन टोक्यो, दिल एक मंदिर, गमन जब प्यार किसी से होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। रवि साहब को बड़ा पसंद करते थे आखिर तक रफ़ी साहब, क्योंकि 1960 में वो जो 14वीं का चांद का गीत गाया उन्होंने, वो गीत इतना मकबूल हुआ, इतना पसंद किया गया वो गीत, कि रफ़ी साहब को जब भी कभी कहा जाता था तो उस गीत को तो वो हमेशा याद करते। अभी देखा ना आपने 14वीं के चांद की खूबसूरती कुछ और ही होती है। आज सवेरे ही मैंने अपनी महफिलों में एक तस्वीर पोस्ट की थी। कल शाम एक इमारत के बाम पे मुझे दिखाई दिया 14वीं का चांद, जिसकी तस्वीर मैंने क्लिक की। 14वीं के चांद की अपनी खूबसूरत अलग, उसकी बात ही अलग होती है। तो इधर 14वीं का चांद, और ये गीत आज भी उतना ही लाफानी। चाइना टाउन में भी गाया, काजल में भी गाया, और दो बदन की गजलें शकील साहब ने क्या लिखी थी। एक और संगीतकार मदन मोहन जी को भी बहुत पसंद करते थे रफ़ी साहब। जो 1955 में सुनील दत्त साहब आए ना रेलवे प्लेटफॉर्म के जरिए, तो पहला ही गीत जो मनमोहन कृष्ण जी पे पिक्चराइज है, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा, बस्ती बस्ती। ये गीत बड़ा मशहूर हुआ। बाद में आगे चलकर भी मैंने देखा बहुत सारे गीत। अब आप गजल फिल्म के गीत देखिए, गजल फिल्म में जो रंग और नूर की बारात किस एहसास से गाया है, और मदन मोहन जी के लिए तो तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। एक खास बात
मोहम्मद रफ़ी साहब की ये थी कि किसी किस्म की राजनीति में कभी पड़ते नहीं थे। बहुत ही इबादत परस्तिश में यकीन कर रखने वाले इंसान थे, सादा इंसान थे। ओपी नैयर साहब के साथ बड़ी खूबसूरत धुनें बन रही थी, ये है बॉम्बे मेरी जान। और जब ये सब कुछ अच्छे दौर से गुजर रहा था तो नया दौर, तुम सा नहीं देखा, कश्मीर की कली, बहुत बढ़िया, सब कुछ बड़ा अच्छा चला जा रहा था। रफली अराउंड 197 सॉन्ग्स गाए ओपी नैयर साहब के साथ। लेकिन एक गीत की रिकॉर्डिंग चल रही थी, शायद मेरा ख्याल है फिल्म थी सावन की घटा। तो सावन की घटा की फिल्म की रिकॉर्डिंग के वक्त में रफ़ी साहब पहुंचने में लेट हो गए वहां पर। और ओपी नैयर साहब तो अपने ढंग के अलग ही इंसान थे। भाई रफ़ी साहब, बहुत देर से आपकी इंतजार हो रही है, रिकॉर्डिंग होनी है, कहाँ थे आप? तो कहीं कह दिया रफ़ी साहब ने कि भाई मैं तो शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग से आ रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा देरी हो गई। और नैयर साहब बस ऐसे ही, इसी बात की देरी हो गई। नैयर साहब ने कहा भाई देखिए, अब मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा, क्योंकि ये मुझे मंजूर नहीं कि कोई इंसान मुझे इस तरह से फॉर ग्रांटेड ले। कहा जाता है कि 3 बरस तक लगभग दोनों ने काम नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे नैयर साहब का भी दौर ख़त्म हो गया और एक नया तूफान आ गया हिंदुस्तान में 1963। ये जो 2 नौजवान थे, इनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हुई थी शुरू से, और दोनों बड़े गहरे दोस्त भी हो गए थे बहुत जल्दी। सी रामचंद्र साहब की फिल्म में जो वायलिन बज रही है, धीरे से आ जारी अखियन में निंदिया जारी आ जा, उसमें जो वायलिन बजा रहा है नौजवान, वो 15-16 साल का बच्चा है, और क्या सुरीली वायलिन बजा रहा है। और उधर दूसरी तरफ एस.डी. बर्मन साहब के लिए जो मैंडोलियन बजा रहा है नौजवान, वो भी इतना ही है। और आशा जी की रिकॉर्डिंग होनी है, कोई आया धड़कन कहती है। अब इसमें एक छोटा सा टुकड़ा तन करके मैंडोलियन का है, वो उस बच्चे ने बजाना है। सभी लोग जानते थे कि आने वाले दिनों में ये दोनों म्यूजिशियंस कमाल करेंगे। एक फिल्म कुछ अरसे बाद आई, माया मच्छंदर, उसमें रामलाल जी का म्यूजिक था, उसमें भी इन दोनों ने उनको असिस्ट किया। ये इतने टैलेंटेड थे कि उस जमाने के जो मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी थे, कल्याण जी आनंद जी के लिए लगभग 170 गाने रफ़ी साहब ने गाए। तो उन कल्याण जी आनंद जी साहब ने इनको अपना असिस्टेंट बना लिया। और जब जौहर महमूद इन गोवा में लिखकर आया कि असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो बात बनी। अरे ये दोनों नौजवान, इन्होंने तो आसमान छूना ही था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनके बड़े पसंदीदा थे, क्योंकि दोस्ती का जो सॉन्ग्स हैं वो बड़े कमाल के थे, बहुत ही कमाल के सॉन्ग थे। अभी मैंने जिक्र किया चाहूंगा मैं, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, कितने खूबसूरत गीत बनाए थे। सबसे ज्यादा गीत मेरे ख्याल से गाए ही मोहम्मद रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए हैं, 388। यहां तक भी कहा जाता है कि 31 जुलाई, बस उससे आसपास ही एक शाम को गीत के रिकॉर्डिंग भी वो एलपी के लिए ही कर वापस लौटे थे। रफ़ी साहब की एक और बहुत बड़ी अच्छाई थी, उन्होंने कभी इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि संगीतकार बड़ा है या छोटा है, क्योंकि वहां ग्रेडेशन होता है, फिल्म इंडस्ट्री में ग्रेडेशन होता है। ये टॉप क्लास हीरो, ये नंबर 2 के हीरो, ये थोड़ा आगे के हीरो, और ऐसे संगीतकारों में भी होता है। उन्होंने कभी सोचा नहीं। जो हाईली टैलेंटेड लोग थे, रोशन जी, जयदेव जी, खयाम साहब, उनके साथ भी गाया। और अगली पीढ़ी में जब राजेश रोशन, रविंद्र जैन, वापी लहरी, सपन जगमोहन आ गए तो उनके साथ भी गाया। वो अकेली उस दौर की जो संगीतकारा थी, उषा खन्ना जी, दिल दे के देखो में तो कमाल कर दिया उनके साथ। बाद में सोनी कौमी, चित्रगुप्त, एस.एन. त्रिपाठी, एन दत्ता, और फिर पंचमदा। यहां मैं एक पॉज लेना चाहता हूं। तो पॉज इसलिए लेना चाहता हूं कि बरस है 69। इस बरस में अभी एक गाना आकर ही गया है, तुम बिन जाऊं कहां,
कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको, चाह के तुम बिन। अब दो कैरेक्टर्स हैं, एक भारत भूषण जी हैं, एक शशि कपूर साहब हैं, और दोनों सिंगर से उसमें ये गीत पंचम दा ने गवाया। शशि कपूर साहब के लिए रफी साहब गा रहे हैं, भारत भूषण जी के लिए किशोर कुमार गा रहे हैं। हालात कुछ ऐसे बने कि जो गीत किशोर कुमार साहब ने गाया था वो ज्यादा मकबूल हुआ। मैं एक बात यहां बिल्कुल आपसे कह दूं, मैं किसी फिल्म हिस्ट्री से मदद नहीं दे रहा हूं, यहां मैं आपको अपना परसेप्शन दे रहा हूं। गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं, लेकिन ये मेरा उस दौर का एनालिसिस है, क्योंकि उस दौर में मैं मौजूद था और ये सब मैं अपने सामने रेडियो पर होते देख रहा था। बिनाका गीतमाला एक ऐसा इंडेक्स था जिसके जरिए गीत के हाई या लो जाने की कहानी रची जाती थी। अमीन सयानी साहब की आवाज, अभी हुई ना मुलाकात 2007 में मेरी अमीन सयानी साहब से। मैंने कहा, अमीन साहब क्या खूबसूरत आवाज होती थी आपकी। बिनाका गीतमाला का इंतजार करते थे हम बुधवार की रात को 8 बजे। किताबें पहले ही एक तरफ रख देते थे, लेकिन उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं किताब छोड़ते थे। वो मुस्कुराए, कहने के नहीं आप वो आवाज। मैंने कहा आज भी आपकी आवाज उतनी खूबसूरत है अमीन साहब। तो ये गीत बहुत मकबूल हुआ और इतने में 1969 का बरस आ गया। इस पॉइंट पे जरा समझे जाने की जरूरत है। दो गीत बनने हैं, एक तो रूप तेरा मस्ताना और एक मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। फिल्म हिस्टोरियंस ने जब उस जमाने में इतिहास को लिखा तो उन्होंने इस बात को समझा कि ये दोनों गीत बर्मन दादा रफी साहब को देना चाहते थे। रफी साहब उस वक्त विदेश यात्रा पे गए हुए थे, रफी साहब के लौटने में थोड़ा वक्त लग रहा था। पंचम दा उस वक्त तक पूरी तरह से म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके थे और बर्मन दादा बीमार थे। तो न जाने क्या सोचकर पंचम दा ने रिकॉर्डिंग करवा दी इन दोनों गीतों की किशोर कुमार साहब से, और वो बर्मन दादा को भी सुनवा दी। तो बर्मन दादा को जब वो रिकॉर्डिंग सुनवाई तो बर्मन दादा ने कहा, हाँ भाई गाय किशोर ने बड़े अच्छे हैं, तो इन गीतों को रखा जा सकता है। तो अब इसमें जो कंट्रोवर्सी है वो ये है, कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इतिहास के जो पन्ने हैं वो ये बताते हैं कि कुछ ऐसा ही हुआ था। मतलब पॉइंट ये है कि अगर पंचम दा इंतजार कर लेते रफी साहब के आने का तो ये दोनों गीत रफी साहब ने गाए होते। देखिए इन विवादों में पड़ने से क्या फायदा, सिर्फ ये कि उसके बाद जिंदगी वो नहीं रही। 1969-70 के बाद भी लगभग 76 तक रफी साहब ने बेहतरीन गाने गाए। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, तुम जो मिल गए हो, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, और न जाने कितने गीत गाए। लेकिन अब गीतों की संख्या बहुत कम हो गई थी। अब तो एक ही आंधी, एक ही तूफान पूरे देश में छाया हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री का वैसे भी कुछ दस्तूर है, जो बिकता है वही चलता है। तो रफी साहब इस बीच में विदेश यात्रा पे फिर चले गए थे और कहीं उनको बड़ा इंतजार भी करना पड़ा अपने उस दौर में लौटने का। लेकिन आवाज की खूबसूरती वही रही, गीतों के अंदर वही नशा था, चाहे वो गीत तेज थे। यहां तक कि जब लैला मजनू फिल्म बनी ऋषि कपूर ने तो उसके लिए सारे गाने रफी साहब ने गाए। बस एक बार की फिसली जिंदगी कम ही पकड़ में आती है। लेकिन रफी साहब की नेकनियति का इनाम था कि वही पंचम दा जिनको दोष दिया जाता है कि वो रफी साहब को गुमनामी में भेजा उन्होंने, लेकिन वही पंचम दा जब उन्होंने 2 गीत गवाए रफी साहब से, क्या हुआ तेरा वादा, नेशनल अवार्ड मिलता है, फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है। और उसी फिल्म में एक छोटा सा टुकड़ा, चांद मेरा दिल। मैं तो देखिए पर्सनली इन दोनों गीतों को जिम्मेदार मानता हूं रफी साहब की वापसी के लिए। और उधर कहीं राजेश रोशन साहब ने भी एक गीत दे दिया, क्या मौसम है ए दीवाने दिल। अब ये गीत जो है इसमें किशोर कुमार, लता मंगेशकर और रफी साहब ने आखिर में जो तान लगाई है, ये मस्तियां, एंड द एम्परर वाज बैक, ही गॉट हिज थ्रोन बैक, बट इट वॉज लेट। जिंदगी बहुत कुछ छीन कर ले जाती है, बहुत कुछ छीन कर ले जाती है।
इतने खूबसूरत गीत इस बीच में भी उन्होंने गाए, मेरा मन तेरा प्यासा। लेकिन गीत तो गैम्बलर का ज्यादा मशहूर हुआ, दिल आज शायर है गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। अभी हम पिछले दिनों नीरज जी को याद कर रहे थे ना, उन्हीं का लिखा हुआ था ये। कितने खूबसूरत गीत गाए, चुरा लिया है तुमने यादों की बारात में, न तू जमीन के लिए है दास्तान के लिए। और वो तो कमाल ही है ना, तुम जो मिल गए हो, तुम जो मिल गए हो मदन मोहन जी की खूबसूरत रचना है। और उसमें गिटार बजा रहे हैं भूपेंद्र जी। कितनी खुशी हुई थी भूपेंद्र जी को जब ये मालूम हुआ कि रफ़ी साहब के साथ वो बस गिटार बजाएंगे, ये भी उनके लिए एक कमाल था। तो मेरा जो सोच है वो ये है कि इतना बड़ा कलाकार जिनका नाम है मोहम्मद रफ़ी, हम किसी से कम नहीं, जो 1977 में आई थी, और उसके बाद अमर अकबर एंथनी, इन फिल्म्स के जरिए उनको अपना खोया हुआ सिंहासन वापस मिल गया था। इसके बाद भी बहुत गाया उन्होंने, सरगम के गीत कितने अच्छे थे, कुर्बानी में भी गाया, दोस्ताना में भी गाया। कर्ज का गाना देखिए ना, आप सोचिए 1980 में गोरख साहब ने क्या पीस बजाया था गिटार पे और क्या गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। अब्दुल्ला का गीत कितना खूबसूरत, शान में आशा में, आप तो ऐसे न थे, नसीब जमाने को दिखाना है, कितने सारे गीत गाए थे। लेकिन ये जिंदगी है, इसमें बहुत कुछ अच्छा अगर होता है तो बुरा भी काफी कुछ हो जाता है। आखिरी दिनों में चित्रगुप्त साहब के साथ काम कर रहे थे और अब हुआ ये कि मिजाज भी धीरे धीरे बदलने लग गया था। एक अजीब सी कंट्रोवर्सी भी 1961 में आ गई थी। जैसा मैंने कहा कि विवादों से दूर रहते थे, लेकिन अगर कोई कंट्रोवर्सी आकर उनको पकड़ ले तो वो क्या करें। अब वो जो रॉयल्टी का एक सिलसिला है, भाई संगीतकारों को रॉयल्टी मिलती थी, प्रोड्यूसर को भी रॉयल्टी मिलती थी, जो गाने रेडियो पे बजते थे। लता जी का कहना यह था कि ये रॉयल्टी इसमें सिंगर्स का भी हिस्सा होना चाहिए। रफ़ी साहब ने कहा भाई देखो, एक बार गा के जो पैसा ले लिया हमने, उसके बाद हमारा कोई क्लेम नहीं बनता। तो जो मूवमेंट चलाना चाह रही थी लता जी, उसमें रफ़ी साहब ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। इस गाने की रिकॉर्डिंग करानी नामुमकिन हो गई, मुश्किल हो गई सलीलदार के साथ, जो गा रहे थे रफ़ी साहब और लता। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से बना रही है। अब ये गीत बंद तो गया, लेकिन वहां सुना जाता है। देखिए, ना मैं मौजूद वहां पे था, ना वो इतिहासकार वहां मौजूद थे, सलीलदार वहां पर थे और सलीलदार दुनिया में रहे नहीं। कहा जाता है कि उस गीत के बाद लता जी ने कहा कि रफ़ी साहब मैं आपके साथ काम नहीं करूंगी, और दोनों जुदा हो गए, अलग हो गए। अजीब सी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई वहां पर, और ये बहुत दिन तक चलती रही। आखिर में जाकर शंकर जयकिशन साहब जो थे वो लता जी के बड़े करीबी थे, और उन्होंने इन दोनों के बीच में जो दोस्ती कराई, और फिर उसमें बर्मन दादा का भी योगदान था। बर्मन दादा को वो गीत जो उन्होंने तैयार किया था ना, दिल पुकारे आरे आरे आरे, ज्वेल थीफ के लिए 1967, तो उसके लिए वो उन्होंने कहा भाई ये दोनों ही गाएंगे। तो उस गीत के जरिए इन दोनों की दोस्ती हुई, और फिर उसके बाद इन लोगों ने गाना शुरू कर दिया। फिर आगे जाकर फिर थोड़ी एक रंजिश दोनों के बीच में आई। लता जी के बारे में कहा जाता था कि 25,000 सॉन्ग्स वो गा चुकी हैं रफ़ी साहब, और बाकी लोग इस बात को नहीं मानते थे। फिर लोगों ने रफ़ी साहब के बारे में भी कहना शुरू कर दिया। अब गिनीज बुक वाले बड़े परेशान हुए। फिर आखिर में जाके उन्होंने कहा भैया हम इस रिकॉर्ड को ही खत्म करते हैं, हटा देते हैं, हमें नहीं मालूम किसने कितने गीत गाए। और सच बात है कि इस बात से फर्क क्या पड़ता है कि किसने कितने गीत गाए। सवाल ये है कि जो गीत गाए गए, देखिए 25-26 हजार गीत किसी ने गाए हों, ये तो बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि करियर स्पैन मिलाकर के बनता है अराउंड 30 ईयर्स। 30 ईयर्स में 25,000 या 30,000 गाने अगर कहे जाते हैं, तो 1,000 गाने एक बरस में ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो ये दरअसल ये फिल्म रिसर्चर्स कभी कभी इस तरह की बातें ले आते हैं सामने। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर भी नहीं मालूम कि रफ़ी साहब ने कितना गाया है, लेकिन वो एक नंबर जिस पे लोग आकर के रुकते हैं कि भाई 7405, 7,405 गाने रफ़ी साहब ने गाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, फर्क क्या पड़ता है कि किसने कितने गाने गाए, यही बड़ी बात है। और आखिर 31 जुलाई 1980 आज ही का दिन था,
आ गया और रात को 10:25 पे महज 55 साल की उम्र में विदा हो गए दुनिया से। कहते हैं कि जो आखिरी गीत एलपी के साथ कर रहे थे वो शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त। अब एक फायदा तो हुआ है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई शहर में चर्चा है, ये एक अलग गीत था, ये गाया जाए, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन कंट्रोवर्सीज में जाने की जरूरत भी नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि उस दिन रफ़ी साहब के जनाजे के साथ हजारों लोग मौजूद थे, जबकि समंदर बरस रहा था आसमान से। तो ये है एक इंसान की अजमत, ये है एक इंसान की ऊंचाई। कितने फिल्म फेयर अवार्ड जीते, हाउ डज दैट मैटर। कितनी बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए, हाउ डज दैट मैटर। ये बात है कि कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनको उनके मयार के मुताबिक, उनकी कामयाबी के मुताबिक ही अवार्ड मिले, वरना अवार्ड तो खरीदे बेचे भी जाते हैं। आप जानते हैं कि जो अगली लाइंस में, ये तो अब तो सभी कुछ खत्म हो गया ना, दर्जनों के हिसाब से तो अब फिल्म फंक्शन होते हैं, तो जो सेलिब्रिटीज बैठे होते हैं आगे आगे, या तो उन्होंने परफॉर्म करना है या उनको अवार्ड मिलना है। और अभी ऋषि कपूर ने तो बिल्कुल ही बॉल जो है उनके कोर्ट में डाल दी फिल्म फेयर के कि भाई हाँ हमने खरीदा था अवार्ड। तो वो तो बेबाक इंसान है, साफ सुथरी बात बोलते हैं। तो इस तरह से रफ़ी साहब एक बहुत ऊंचा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। बड़ी किताबें उन पे जो लिखी गई हैं उसमें बहुत कुछ अच्छा है। शाहिद रफ़ी साहब ने तो उनके लिए बाकायदा म्यूजियम तैयार कर दिया है बॉम्बे में, लोग जाते हैं वहाँ पर। और जैसा मैंने अभी जिक्र किया और मैं फिर जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे दोस्त बीनू नैयर साहब पूरी कोशिश में हैं, एक बड़ा आंदोलन चला रखा है उन्होंने कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब ये लता मंगेशकर साहिबा को मिला है, कोई कंपैरिजन नहीं होता है किसी किस्म का। भारत रत्न का मतलब है कि वो दोनों ही रत्न हैं। भीमसेन जोशी साहब को मिला, बिस्मिल्लाह खान साहब को मिला, रविशंकर साहब को मिला। तो मेरा सोचना यह है कि इससे फर्क क्या पड़ता है कि अगर एक भारत रत्न सरकार बिना किसी विवाद के आज भी रफ़ी साहब के नाम पे पहुंचा दे, तो इसमें सरकार को क्या फर्क पड़ता है। इतना बड़ा नाम था। मतलब मेरा ख्याल ये है कि जहां तक हम संगीत की बात करते हैं, उस जमाने में हम तानसेन की बात करते थे और इस जमाने में हम मोहम्मद रफ़ी की बात करते हैं। और बचपन से एक मुहावरा बन गया था हमारे यहाँ तो बच्चों में कि अगर कोई गाने की कोशिश करता था, अरे भाई रहने दे, मोहम्मद रफ़ी मत बन। यानी इतना पॉपुलर नाम मोहम्मद रफ़ी साहब का कि लोग इस तरह भी इस नाम को इस्तेमाल करते थे। शम्मी कपूर साहब को बहुत प्यारे थे। शम्मी कपूर साहब ने तो एक इंटरव्यू में कहा भी था, उन्होंने कहा था कि भाई देखो सीधी सी बात है, बड़ा कामयाब हुआ हूं मैं, लेकिन शुरू के दौर में मैंने बड़ी नाकामी देखी थी। बड़ी नाकामी इस तरह से मैंने देखी थी कि मेरी फिल्म से एक के बाद एक पिटती चली जा रही है, कि चाहे वो ठोकर है, चाहे वो लैला मजनू है, चाहे कोई भी फिल्म है, सब पिटती चली जा रही थी। तो आखिर दिल दे के देखो एक ऐसी फिल्म आई जो नासिर हुसैन साहब ने बनाई, और उसके गीतों के जरिए लोगों ने मुझे पहचाना और मैंने भी अपना स्टाइल ही चेंज कर दिया। और उसके बाद में फिर दिल तेरा दीवाना आ गई। उसके बाद तो शम्मी कपूर साहब अपने आप में एक अलग ही हिस्सा बन गए फिल्म इंडस्ट्री का, लेकिन ईमानदार थे। आखिर में उन्होंने कहा भी, दो ही चीजें मेरी कामयाबी के लिए जिम्मेदार हैं, एक मोहम्मद रफ़ी और दूसरे कश्मीर। 31 जुलाई 1980 को, क्योंकि आखिरी दिनों में शम्मी कपूर साहब बहुत धार्मिक हो गए थे, गुरु भी धार लिया था उन्होंने। उस दिन वो वृंदावन में थे, शम्मी कपूर साहब 31 जुलाई 1980 को वो वृंदावन गए हुए थे अपने गुरु के पास। तो रिक्शा में बैठे, छोटा सा एक शहर है मथुरा के पास में वृंदावन, वो गाना बचपन में वृंदावन का कृष्ण कन्हैया बचपन में सुनते थे ना वो गाना, तो वहां गए हुए थे, रिक्शा में बैठे जा रहे थे, पीछे से कोई दौड़ कर आया, रफ़ी साहब। ओह, अगली तरफ रफ़ी साहब बोला, इसके साथ में उसने कहा, शम्मी जी आपकी आवाज चली गई। मेरी आवाज चली गई? मेरी आवाज ले, मैं बात तो कर रहा हूं। अरे रफ़ी साहब चले गए सर, रफ़ी साहब दुनिया से रुखसत हो गए। तो 31 जुलाई को अगर रात को उनका इंतकाल हुआ है तो ये सुबह जाहिर है कि 1 अगस्त की बात होगी।
क्योंकि उस जमाने में कम्युनिकेशन का रास्ता इतना स्ट्रांग था भी नहीं। तो शम्मी कपूर साहब ने एक इंटरव्यू में खुद ये बात कही थी कि किसी ने उनसे कहा था कि आपकी आवाज़ चली गई। तो वही बात जो मुकेश साहब के लिए राज कपूर साहब ने कहा था कि मेरी आवाज़ चली गई, तो वही बात शम्मी कपूर साहब के साथ थी रफ़ी साहब की। किसी भी कलाकार के लिए गाए, अब दिलीप साहब के लिए जब भी वो गाते थे तो वो ऐसा लगता है, मतलब कौन नहीं इस बात को कह सकता है कि जब आप इस गीत को सुनते हैं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। एकदम दिलीप साहब की इमेज सामने आती है, एकदम दिखते हैं दिलीप साहब। या फिर दिन ढल जाए, या फिर कभी खुद पे, या फिर मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, ओ हो खोया खोया चांद तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में। क्या आप एकदम पहचान नहीं लेंगे कि ये देव साहब हैं? देव साहब के लिए गा रहे हैं। आवाज को इस खूबसूरत अंदाज में वो तब्दील करते थे कि वो हीरो जो है बिल्कुल दिखाई देता है। हमारे दोस्त बीजी राज साहब ने पिछले दिनों मुझे एक बात बताई, क्योंकि मैं लेख चंदन जी के तो बड़ा करीबी था, बड़ी अच्छी दोस्ती उनसे मेरी हो गई थी। लेख चंदन जी लास्ट ईयर रुखसत हुए, तो लेख चंदन जी की फिल्म झुग्या आसमां, उसमें जो गीत है कौन है जो न कौन है जो सपनों में आया, अब ये गीत है ना, तो इस गीत को गाया रफ़ी साहब ने। मुझे बीजी राज साहब ने बताया, लेख साहब से तो मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, लेकिन बीजी राज साहब ने उस दिन बताया कि ये गीत जब गा करके निकल करके बाहर आए तो लेख जी ने उनसे कहा रफ़ी साहब से कि भाई बड़ा अच्छा जचेगा ये गीत राजेंद्र कुमार पे। तो रफ़ी साहब ने कहा ये गीत राजेंद्र कुमार पे, मैं तो सोचता था कि शम्मी कपूर पे है। तो भाई लेख जी इसको तो री रिकॉर्डिंग होगी, इसको फिर से गाना होगा। अब आप सोच के देखिए कि शंकर जयकिशन का 100 पीस ऑर्केस्ट्रा होता था, री रिकॉर्डिंग होगी क्योंकि भाव लाना है राजेंद्र कुमार वाला। तो वो जो एहसास होता था, जो अंदाज होता था, जो एक जुम्बिश होती थी, एक पकड़ होती थी, बस वो तो उस दौर के साथ चली है। इतने बड़े बड़े सिंगर्स, मतलब मन्ना दा कहा करते थे, मन्ना दा ने बिल्कुल अपनी ऑटोबायोग्राफी में शुरू में ही कहा है, लोग मेरे गीत सुनते हैं, मैं मोहम्मद रफ़ी को सुनता हूं। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, इतने बड़े सिंगर से ये आता है। उस दौर में दोस्तियां बड़ी गहरी थी, कोई किसी का गीत छीनता नहीं था। 2 पंक्तियां गा दी 1960 में रफ़ी साहब ने, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रे। अब 2 पंक्तियां गा दी, कई गीत पूरा गा दिया होगा। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर जो सरदार मलिक साहब हैं वो कहते थे कि गीत तो मुकेश साहब को गाना चाहिए, और ये गीत आखिर में जब पिक्चर में आया तो ये मुकेश साहब की ही आवाज में है। कमिटेड लोग थे। सारंगा तेरी याद में लाफानी गीत मुकेश साहब का, लेकिन आप ढूंढें तो वो 2 पंक्तियां जो रफ़ी साहब ने गाई थी वो भी मिल जाती हैं। वो दौर ही अलग था। ये जो सुबह सुबह 3:30-4 बजे उठ कर के मैं अपनी बात कहना शुरू कर देता हूं, उसका एक सिंपल रीजन है। 5 बरस की उम्र से फिल्म्स को पीना शुरू किया, जीना शुरू किया उस दौर के साथ, और आज उम्र के इस पड़ाव पे जिसे चाहो तो कह लो जीवन संध्या। उन चेहरों को जब मैं याद करता हूं तो उनके बारे में कुछ कहने को जी जाता है। रफ़ी साहब के बारे में कौन नहीं कुछ कहना चाहेगा। आज 31 जुलाई 2018 को सबसे बड़ी खिराज अकीदत यही है रफ़ी साहब के लिए कि उनके गीतों को गाया जाए।
अब ये जो स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं इसमें रफ़ी साहब के गीत कितने सारे गाते हैं लोग बाग। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए, उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। क्या नशा है, क्या मजा है, क्या आवाज का रस है। और धर्म जी पे पिक्चराइज ये गीत दुल्हन एक रात की 1966। रफ़ी साहब की खूबसूरती इसी में है, कितने बरस भी बीत जाएं रफ़ी साहब वहीं के वहीं रहेंगे, एक इंच भी नहीं हिलेंगे। इतना बड़ा कलाकार है वो। उनकी रुखसती, क्योंकि अभी जिंदगी फिर से लौटनी थी, बस 2-3 बरस ही हुए थे, फिर से अपना वही सब कुछ वापस हासिल हो गया था, और अब इसके बाद और ज्यादा गाना था उन्होंने। लेकिन ये जिंदगी का पता नहीं चलता कहां आकर खेल देती है। घर में बड़ा सुख चैन था। बिल्किस जी उनकी पत्नी, बेहद प्रेम था दोनों के बीच में। एक बार प्यारेलाल जी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि रफ़ी साहब को काजू वाली चाय पीने का बड़ा शौक था, और जब वो कहते हैं कि उनका मूड अच्छा करना हो तो उनसे कहिए, भाई रफ़ी साहब एक कप चाय मिल सकती है क्या? तो रफ़ी साहब बड़े खुश होकर अपने सेक्रेटरी से, अरे भाई चाय पिलाओ। तो इस बात से उनका मूड बड़ा खुश हो जाता है। मतलब क्या है, शेयरिंग इज द कीवर्ड, शेयर किया जाना चाहिए। मैं भी वही कर रहा हूं, जितना कुछ मैं कहता हूं, जहां जिन जग मनाजिर में मैं होता हूं, मेरी ख्वाहिश रहती है कि अपने दोस्तों तक वो नज़ारे पहुंचाऊं, वो मंजर पहुंचाऊं, वो एहसास पहुंचाऊं, वो परिंदों की आवाज़ें, वो चरिंदों की चलबलाहट। बस ये शेयरिंग ही तो है ना, शेयरिंग इज द कीवर्ड। मैं लता जी को भी सुन रहा था, एक बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बड़ा ही साधु इंसान थे रफ़ी साहब। एक बार यहां तक भी उन्होंने बोला कि अच्छा है अगर ये तकरार हम लोगों के बीच में ना होती। अब करके फरामोश तो नाशाद करोगे, कल हम जो ना होंगे तो बहुत याद करोगे। बस इस दुनिया की दिक्कत यही है। काश वो सारी खुशियां, वो सुख, वो पहचान, वो मचान अगर किसी को देनी है तो उसको होते हुए ही दे दी जाए, क्योंकि जिंदगी का पता कुछ नहीं। सो मर्क्यूरियल, सो मर्क्यूरियल। साहिर साहब ने वो जो कलाम उनके लिए लिखा, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ऐसे कलाकार थे रफ़ी साहब। क्या बर्बाद हुआ, क्या छूटा, क्या गया, कभी सोचा ही नहीं। चेहरे पर वही मुस्कुराहट। हम तो उस जमाने के लोग हैं ना, जब 78 आरपीएम का रिकॉर्ड चलाया करते थे ग्रामोफोन पर, उसकी सुई घिस जाती थी तो उसकी सुर बिगड़ जाते थे, फिर उसकी सुई बदलते थे। हम उस जमाने के लोग हैं, विंटेज लोग हैं हम। इसीलिए आज के दौर में जरा आउटडेटेड हैं, पहचाने नहीं जाते हम लोग जल्दी से, क्योंकि हमारी अपनी पहचान अलग है, हमारी अपनी दुनिया अलग है। उसके बाद टेप रिकॉर्डर आ गया। अब टेप रिकॉर्डर में ये एसएमवी जो है, इन्होंने क्या करा कि कैसेट्स बनाते थे, जैसे मोहम्मद रफ़ी के दर्द भरे नगमे। तो मोहम्मद रफ़ी के दर्द भरे नगमे में जो उनके सैड सॉन्ग्स हैं वो रखे जाएंगे। मैंने सुना है, मुझे ये अच्छी तरह से याद है कि इसके ऊपर तस्वीर लगानी थी मोहम्मद रफ़ी साहब की उदास। पूरा हिंदुस्तान खोज लिया एसएमवी वालों ने, उन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब की उदास तस्वीर नहीं मिली, हर जगह वही मुस्कुराते हुए। तो आखिर वही तस्वीर लगाई। ये मुस्कुराहट उनकी मासूमियत जताती थी। मुख मन का दर्पण है, जो आपके अंतर में हो रहा है, अगर वो कोलाहल है तो वो नजर आएगा, और अगर वो चैन, सुकून, इत्मीनान है तो वो नजर आएगा। मुस्कुराते रहते थे। बीबीसी में एक बार इंटरव्यू दे रहे थे, तो इंटरव्यूअर ने पूछा, हाँ जी रफ़ी साहब क्या आज रहेगा? हाँ जी बिल्कुल गाएंगे।
लहजा बिल्कुल एकदम पंजाबी लहजा था उनका, बात जब वो करते थे कम ही उनकी रिकॉर्डिंग पहले सुनने को मिलती थी, उनकी रिकॉर्डेड वॉइसेस, अब तो आराम से मिल जाती है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत जमेगा प्रोग्राम आज शाम को। हमारे शहर में, छोटा सा शहर हमारा, वहां पे नुमाइश लगा करती थी। 1960 का ही बरस था, मैं तो बहुत ही छोटा सा था। बाद में मुझे किसी ने बताया कि 1960 में जो एग्जीबिशन हमारे यहाँ लगी थी उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने गाया था चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब।